Dear students, a very good morning to one and all. In last session we have covered the designing of the spur gear. Okay, हमने उसमें फोर्स एनालिसिस किया, उसमें बीम स्ट्रेंथ को फाइंड आउट किया, उसमें आपका जो भी आपका डायनेमिक लोड का इन्वॉल्वमेंट देखा, किस तरह से आपका डायनेमिक लोड आपका इम्पैक्ट डाल रहा है, लेविस इक्वेशन का आपका क्या है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हमने देखी। इन फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर्स। ओके, तो इसके पहले हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट करें। हमें पता होना चाहिए कि हेलिकल गियर होते क्या हैं। आपका हेलिकल गियर और स्पर गियर में क्या डिफरेंस है, बेसिक टर्म है एक्चुअली में। उसके बाद टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। देन हम आपका यहाँ पे फोर्स एनालिसिस की बात करेंगे। इफेक्टिव टूथ क्या है आपका ऑन द हेलिकल गियर। ओके, चलें स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर्स। देयर इज ए बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्पर एंड हेलिकल गियर्स. While the teeth of spur gear are cut parallel to the axis of the shaft, the teeth of the helical gears are cut in the form of a helix on the पिच सिलेंडर. पिच सिलेंडर में क्या होता है आपका, एक पर्टिकुलर हेलिक्स एंगल पे टीथ कट किए जाते हैं हेलिकल गियर्स में, जबकि स्पर गियर में क्या होते हैं, शाफ्ट की एक्सेस के बिल्कुल पैरेलल वहाँ पे टीथ कट होते हैं. ओके, किसमें, स्पर गियर में. इन स्पर गियर द कॉन्टैक्ट बिटवीन मेसिंग टीथ अकर्स अलोंग द इंटायर फेस विड्थ ऑफ द टूथ. ओके, जबकि आपका रिजल्टिंग इन सडन एप्लीकेशन ऑफ द लोड विच इन टर्न रिजल्ट्स इन इम्पैक्ट कंडीशन एंड जनरेट्स नॉइज इन हाई स्पीड एप्लीकेशन. ओके, इन हेलिकल गियर्स द कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेसिंग टीथ बिगिंस विद अ पॉइंट ऑन द लीडिंग एज ऑफ द टूथ एंड ग्रेजुअली एक्सटेंड्स along the diagonal line across the tooth. There is a gradual pickup of load by the tooth resulting in a smooth engagement एंड क्वाइट ऑपरेशन इवन एट हाई स्पीड. दैट मीन्स इसी कारण से आपका हेलिकल गियर्स को चूज करते हैं इन प्लेस ऑफ स्पर गियर. ओके, हेलिकल गियर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, टर्बाइंस एंड हाई स्पीड एप्लीकेशंस इवन अप टू 3000 मीटर पर मिनट. 3000 मीटर पर मिनट की स्पीड के लिए उस केस में भी क्या होगा, हम वहाँ पे हेलिकल गियर्स को आपका यूज़ करते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्वाइट और स्मूथ ऑपरेशन रहे. क्योंकि आपका स्पर गियर में आपका पूरे फेस विड्थ के अलॉन्ग सडन इंगेजमेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है, आपका लीडिंग एज को आपका टच करता है गियर हेलिकल गियर में, और फिर आपका डायगोनल से होते हुए आपका ये लीप करेगा, जिसके कारण से आपका सडन इम्पैक्ट लोड आपका नहीं लगता है और क्वाइट ऑपरेशन होता है. ठीक है, नाउ हम डिस्कस करेंगे आपका टर्मिनोलॉजी ऑफ हेलिकल गियर्स. थोड़ा सा एक बार आप डायग्राम देख लें कि किस तरह से आपका यहाँ पे मेशिंग होती है. ओके, किस तरह से आपको कांटेक्ट होता है. यहाँ पे ये टूथ रिलेशनशिप आपको दिखाई गई है. ओके, चलिए देखिए यहाँ पे अ पोर्शन ऑफ द टॉप व्यू ऑफ द पैरेलल हेलिकल गियर इज शोन इन फिगर A1 B1 एंड A2 B2 और द सेंटर लाइन ऑफ द एडजेसेंट टीथ टेकन ऑन द पिच प्लेन. देख लें एक बार, A1 B1 एंड A2 B2. A1 B1 एंड द A2 B2 आर द A1 B1 and A2 B2 are the center lines of the adjacent teeth taken on the pitch. Okay, pitch plane. The angle A1 B2 A2, देखिए ध्यान से, the angle A1 B2 A2 is the helix angle psi. It is defined as the angle between the axis of the shaft and the center line of the tooth taken on the pitch plane. Okay, x-axis is the plane of rotation while y is the plane perpendicular to tooth elements. Clear है. The distance A1 A2 is called the transverse circular pitch. The distance A1 A2, ध्यान दे रहा, A1 A2 is the called as the transverse circular pitch P, which is measured in the plane of rotation. The distance A1C is called the normal circular pitch. Okay, Pn, which is measured in a plane of in a plane perpendicular to the tooth element. Okay, next देखिए यहाँ पे from the triangle A1 A2C Pn upon P, A1 A2C, ध्यान से देख लें, A1 A2C में क्या होगा, यहाँ पे A1 A2C में Pn अपन P इज इक्वल टू A1C अपन A1 A2. ओके, जो किसके बराबर है, आपका कॉस साई के बराबर है. देख लें एक बार अच्छे से, कॉस साई बेस अपॉन हाइपोटेनियस से कंसीडर करेंगे. यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस है आपका A1C और हाइपोटेनियस है आपका A1 A2. ठीक है ना, तो बिल्कुल सही लिया है A1C अपॉन A1 A2, और जिसकी वैल्यू है किसके बराबर, A1C क्या है आपका
ये है आपका नॉर्मल पिच और A1 A2 क्या है आपका ट्रांसवर्स पिच, तो P1/P लिया है तो Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा, P cos psi हो जाएगा। ओके, ऑन सब्सटीट्यूटिंग हमें पता है कि P स्मॉल p इंटू कैपिटल P इंटू P इक्वल टू क्या होता है आपका पाई होता है। इन द एबव एक्सप्रेशन Pn इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P1 इक्वल टू P अपॉन cos psi। ओके, where Pn and P are normal and transverse diametral pitches respectively। Okay, so now substituting P is equal to 1 by m in the above expression, we have Mn is equal to m cos psi, where Mn क्या है आपका यहाँ पे नॉर्मल मॉड्यूल और m क्या है आपका ट्रांसवर्स मॉड्यूल। ओके, द डिस्टेंस A1 B2 इज कॉल्ड द एक्सियल पिच PA फ्रॉम द ट्रायंगल A1 A2 B2। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल देखें आप, फ्रॉम द ट्रायंगल A1 A2 B2, A1 A2 B2 में आपका एंगल क्या है आपका साई है, और जो A2 आपका एंगल है वो क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है ना, एंगल A1 A2 B2, एंगल ट्रायंगल A1 A2 B2 क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P अपॉन tan phi, यानी कि tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि आपका P अपॉन PA आएगा। P क्या है आपका यहाँ पे, P है आपका ट्रांसवर्स पिच और PA क्या है आपका एक्सेल पिच। ठीक है ना, तो उसके बिहाफ पे tan psi इक्वल टू P अपॉन PA हो जाएगा। तो PA एक्सेल की पिच की वैल्यू आपका ट्रांसवर्स पिच के टर्म में क्या हो जाएगी, PA इक्वल टू P अपॉन tan psi। ओके, नाउ देयर आर टू प्रेशर एंगल्स, कौन कौन सा आपका ट्रांसवर्स प्रेशर एंगल अल्फा एंड द नॉर्मल प्रेशर एंगल एल्फा एन। ओके, इन दियर रिस्पेक्टिव प्लेन्स, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में, एक आपका ट्रांसवर्स प्लेन में, एक आपका उसके परपेंडिकुलर प्लेन में। इट कैन बी, एक प्लेन ऑफ रोटेशन हो जाएगा, एक उसके परपेंडिकुलर। ओके, इट कैन बी प्रूव दैट दे आर रिलेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं cos psi इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan alpha n अपॉन tan alpha। ओके, सो नाउ द नॉर्मल प्रेशर एंगल इज यूजुअली 20 डिग्री। द पिच सर्किल डायमीटर d ऑफ द हेलिकल गियर इज गिवन बाई d इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ जी, P इक्वल टू क्या होता है, पाई m होता है। सर्कुलर पिच आपका जो होती है P इक्वल टू पाई m होता है, और m क्या होता है, d बाई z होता है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि d इक्वल टू क्या हो जाएगा, ZP अपॉन पाई हो गया। क्लियर है, क्लियर है ना। और आपको पहले ही बताया था मैंने, यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे ऊपर देखें आपका क्या था, यहाँ पे स्मॉल p इंटू P, दैट मीन्स स्मॉल p एंड P जो डायमीटर पिच थी आपकी, ठीक है ना, कैपिटल P क्या है आपका डायमीटर पिच है ना आपका, जबकि स्मॉल p क्या है आपका वो ट्रांसवर्स पिच है। तो P इंटू P अपन इक्वल टू क्या था आपका, P मल्टीप्लाइड बाई P इक्वल टू क्या था, पाई था। तो P इंटू P इक्वल टू पाई ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, हाँ जी, P अपॉन पाई बाई स्मॉल p क्या हो जाएगा, कैपिटल P हो जाएगा। तो यहाँ से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z बाई P आ जाएगी। और 1 बाई P क्या होता है आपका, वो m के बराबर है, क्योंकि P इक्वल टू क्या आपका 1 बाई m है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि Z इंटू m हो गया। और इक्वल टू m की वैल्यू यदि आपका नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में पुट करेंगे, ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स मॉड्यूल की वैल्यू है आपका वो नॉर्मल मॉड्यूल के टर्म में mn अपॉन cos psi हो जाएगा। तो d इक्वल टू क्या कितना आ गया, Z mn अपॉन cos psi आ गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखें, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस A, the center to center distance A between the two helical gears having Z1 and Z2 as the number of teeth is given by A इक्वल टू कितना हो जाएगा, D1 बाई 2 प्लस D2 बाई 2। A इक्वल टू D1 बाई 2 प्लस D2 बाई 2। जस्ट अ मिनट, अच्छा ये तो आपका सिंपल है। A आपका A की वैल्यू क्या हो जाएगी, D1 बाई 2 प्लस D2 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे D1 आपने निकाल रखा था, याद करें D कितना आया था आपका, ZMN अपन cos psi था। तो D1 और यानी कि आपका यहाँ पे गियर और पिनियन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, Z1 mn अपन 2 cos psi प्लस Z2 mn अपन 2 cos psi। तो 2 cos psi तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा, और mn भी कॉमन है, तो mn A इक्वल टू mn मल्टीप्लाइड बाई Z1 प्लस Z2 अपन 2 cos psi। क्लियर है ये।
So the speed ratio I for helical gear is determined in the same manner as for the spur gear. That is nothing but the I is equal to ओमेगा पी बाई ओमेगा जी, और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से जेड जी अपॉन जेड पी. ओके, हियर सफिक्स पी एंड जी रिफर टू द पिनियन एंड गियर रिस्पेक्टिवली. तो यहाँ से आपका दैट इज़ द आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, दैट मीन्स डिजाइनिंग ऑफ हेलिकल गियर. ओके, आज के लिए इतना ही. ओके, सो थैंक यू सो मच.